बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो कॉन्फिडेंस मूव की तैयारियां जनाब अरूज पे हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब हो या खुर्शीद शाह साहब हो, उनको कहा गया है आसिफ जरदारी साहब की तरफ से कि आप इस्लामाबाद जाएं और वहां पे लोगों से राब्ते कायम करें। जो डिफरेंस आ रहा है, जो यहाँ पे अगर नंबर्स की अगर हम बात करें तो 16 लोग ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन मार्क उठता है। अब डिफेक्शन क्लॉज भी है और तरीकाकार मैं चाहूंगा कि पहले वाजे किया जाए कि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव आती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो उसका तरीकाकार क्या होता है। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस आती है तो उसका तरीकाकार क्या होता है। और इसके साथ साथ अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मूव आती है तो उसका तरीकाकार क्या होता है। पहले हम तरीकाकार जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि फिर उस पर अगर हम बात करेंगे, लेके आगे चलेंगे प्रोग्राम को, तो उसमें आसानी होगी और लोगों को भी समझने में आसानी होगी। इस तरह ब्लेम गेम में चले जाएंगे हम लोग और उसका कोई हासिल वसूल कुछ नहीं होगा और कोई उसका रिजल्ट भी नहीं निकलता किसी भी शो का। सो मैं बेहतर समझता हूं कि पहले इसका तरीकाकार वाज़ेह किया जाए। सेकेंडली, एक चीज जरा जहन में जरूर रखिएगा, नो कॉन्फिडेंस मूव लाना एक आईनी हक है। अगर ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मूव लाना चाहती है, उसका आईनी हक है, वो उसको जरूर पूरा करे और उसको जनाब कामयाब बनाने की भी डेफिनेटली कोशिश करेगी ऑपोजिशन के लोग। बट देन अगेन दो चीजें जरा जहन में रख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को घर भेज दिया जाता है, एक मिनट के लिए अगर आप फर्ज कर लें, तो फिर आगे क्या होगा? आगे कौन बनेगा वजीर आजम? एक यहाँ पे एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, डिबेट शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले भी देखा है और पहले हमने जो देखा वो हमने चेयरमैन सेनेट का जब इलेक्शन हुआ था उसमें हमने देखा था कि दोनों पार्टीज, जो बड़ी पार्टीज हैं, नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उसमें इख्तलाफात सामने आ गए थे और एक इशू खड़ा हो गया था। बट देन अगेन अभी कहा यह जा रहा है, पीडीएम हो, आसिफ जरदारी साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, मौलाना साहब भी हो, सब एक पेज पे है। अगर सब एक पेज पे है तो फिर चौधरी बरादरान को पंजाब का वजीर आला बनाने में क्या रुकावट है? क्योंकि नून लीग के अंदर से ही आवाजें आती हैं कि जनाब पंजाब का वजीर आला नहीं बनाना चाहिए चौधरी बरादरान में से किसी को, यानी कि चौधरी परवेज इलाही साहब को। क्योंकि नून के अंदर से जो आवाज आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि उनके पास सिर्फ 7 सीटें हैं, 5-7 सीटों के बंदे को वजीर आला नहीं बनाना चाहिए। सो ये नून के अंदर से आवाजें आ रही हैं, अभी से आ रही हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, पीपल्स पार्टी वाले चाहते ही हैं कि वजीर आला नया पंजाब का जो हो वो चौधरी बरादरान में से कोई हो, यानी कि डेफिनेटली परवेज इलाही साहब हो, या जैसे भी वो फैसला करें आपस में बैठ के काफ लीग वाले, उनको होना चाहिए। पहले तरीकाकार समझ लेते हैं, फिर डिबेट को लेके आगे चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, तहरीक इंसाफ से काबिल एहतराम, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हसन मुर्तजा साहब, पीपल्स पार्टी से, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जी, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से, और मेरे बड़े पुराने कोलीग और दोस्त आमिर वसीम साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, चीफ रिपोर्टर हैं डॉन न्यूज के। पहले मैं तरीकाकार जरा समझ लूं उनसे, वो जरा बयान कर दें मुख्तसर कि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव आमिर साहब आती है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर तो उसका तरीकाकार क्या होता है, नंबर 1। और मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने एक ही दफा पेश कर देता हूं ताकि मुझे आपको रोकना ना पड़े। और अगर नो कॉन्फिडेंस मूव आती है स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ तो फिर तरीकाकार क्या होता है? जी आमिर साहब। जी बिल्कुल, सबसे पहले वजीर आजम साहब की हम बात कर लेते हैं। अगर उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है तो ये आर्टिकल 95 है आइन का, जिसके तहत ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई जाएगी। और उसका तरीकेकार ये है कि 20% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली जो है वो एक रेजोल्यूशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जमा करा सकते हैं। और 20% का मतलब यही है कि तकरीबन 68 या 69 मेंबर्स के करीब तादाद बनती है, जो यकीनन अपोजिशन के पास अवेलेबल है। खाली सिर्फ पीएमएलएन के पास ही से ज्यादा मेंबर्स हैं। लेकिन जब ये मोशन जमा हो जाएगी असेंबली सेक्रेटेरिएट में तो उसके बाद 3 से 7 दिन का टाइम होगा स्पीकर के पास, यानी 3 दिन से पहले उस पर वोट नहीं हो सकता और 7 दिन के बाद वोट नहीं हो सकता। तो अगर इसको मैक्सिमम डिले किया जा सकता है तो वो 7 दिन ही किया जा सकता है। जिस दिन एजेंडे पर ये मोशन होगी उस दिन और कोई आइटम जो है वो एजेंडे पर नहीं होगा। और उसमें सबसे पहले जो स्पीकर हैं उसकी एडमिसिबिलिटी के हवाले से एक दफा फिर
हाउस के अंदर आकर ये ऐलान करेंगे कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ, जिनको वज़ीर आज़म भी कहते हैं, और जो मेंबर्स इस मोशन के हक में है वो खड़े हो जाएं, तो फिर वो एक दफा फिर ये देखा जाएगा कि आया 20% मेंबर्स जो हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं या नहीं, और अगर 20% हो जाते हैं तो उसके बाद वो मोशन एडमिट हो जाएगी, उस पर डिबेट कराई जाएगी और अपोजिशन मेंबर्स को टाइम दिया जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर को एक तरह से चार्ज शीट करेंगे, अपनी तकरीर करेंगे, और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस को भी मौका दिया जाएगा कि वो अपनी जो है तकरीर दें और अपना डिफेंस कर सकें। उसके बाद जो वजीर आजम का जिस तरह इंतखाब होता है, जो उसका तरीकेकार है, जो शेड्यूल 2 में दिया गया है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस विद द नेशनल असेंबली, उसी तरह से ओपन वोट होगा, थ्रू डिवीजन होगा, और स्पीकर साहब जो है वो 2 लॉबीज को जो है वो डिटरमिन कर देंगे, एक मोशन के हक में और एक मोशन के खिलाफ, और उसके बाद मेंबर्स जो है 1 बाय 1 अपने वोट रजिस्टर करा के उन लॉबीज में जाएंगे, और अगर इस मोशन के हक में 172 वोट आ जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस चाहिए, तो वो 342 का इस वक्त हाउस है, इस वक्त 341 मेंबर्स हैं, तो 172 मेंबर्स चाहिए अपोजिशन को इस अपनी मोशन को कामयाब करने के लिए। इसी तरह स्पीकर के खिलाफ भी उनको इतने ही मेंबर्स चाहिए, लेकिन स्पीकर के खिलाफ मोशन जमा कराने के लिए आपको 86 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, जो 1/4 बनते हैं, और स्पीकर के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसमें जो तरीकेकार है वो सीक्रेट बैलेट से होना है। यही एक वाज़ेह फर्क है प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के खिलाफ अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है। एक सवाल है छोटा सा, डिफेक्शन क्लॉज, अगर स्पीकर के खिलाफ पहले नो कॉन्फिडेंस मूव आती है तो डिफेक्शन क्लॉज लग सकेगा? क्या वो लोग आइडेंटिफाई हो सकेंगे जो लोग ऑब्वियसली सीक्रेट बैलेटिंग है तो आइडेंटिफाई हो सकेंगे? उसमें पहली बात तो ये है कि स्पीकर के खिलाफ 63A जो है, जो डिस्क्वालिफिकेशन है, वो एप्लीकेबल ही नहीं। उसके लिए 3 जो आइन के अंदर शराइत दी गई हैं, उसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस है, आईनी तरमीम है और बजट है। इसके अलावा वोटिंग पर आर्टिकल 63A नहीं होता। दूसरी बात एक और मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूं, अगर आप उस प्रोसीजर को अगर आप पढ़ें तो उसमें जो तरीकेकार दिया हुआ है मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने का, वो भी काफी लेंथी प्रोसेस है। ये तकरीबन 3 महीने पर मुहित है। अगर पीटीआई के कुछ मेंबर्स डिफेक्ट करते भी हैं तो उसमें जब पार्लियामेंट्री लीडर उसके खिलाफ रेफरेंस भेजेगा स्पीकर को और स्पीकर भेजेगा इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी राइट ऑफ अपील है, तो एक बड़ा लंबा पीरियड है, और मेरा ख्याल है अपोजिशन ने ये सारी कैलकुलेशंस की भी होंगी जो वो एतमाद नजर आ रहे हैं। ठीक है। मैं जाऊंगा जरा हसन मुर्तजा साहब के पास। हसन साहब, इसको जरा मद्देनजर रखते हुए, सारी डिटेल्स को मद्देनजर रखते हुए जो मुझे समझ आती है, और मैं काफी दिनों से ये चीज रिपीट कर रहा हूं, ऑपोजिशन को सूट करता है कि वो पहले स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। आप पहले स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना चाहेंगे या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ डायरेक्टली जाना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया राणा साहब। जैसे आपने कहा कि पहले जो डिवीजन है प्राइम मिनिस्टर के वोट पर, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा सेफ जो तरीकाकार है वो स्पीकर के खिलाफ ही है कि नो कॉन्फिडेंस मूव की जाए, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उनका स्पीकर जो है वो फारिग होता है तो इसका मतलब है कि वो हाउस में अक्सरियत खो चुके हैं। जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, लेकिन उस वक्त और इस वक्त के हालात में बहुत फर्क है। मैं समझता हूँ कि अब तो अलाइज के अलावा भी उनकी अपनी पार्टी के अंदर इतने लोग नाला हैं और नाराज हैं। हम तो असेंबली में आते जाते हैं तो वहाँ पे लोगों से। हसन साहब, मैं पूछना ये चाहूंगा कि तरीकाकार को अगर मद्देनजर रखा जाए तो आपको सूट करता है स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ पहले नो कॉन्फिडेंस लाना, तो आप पहले स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहेंगे, या हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट? साहब, ये थोड़े दिनों की बात है, 1-2 दिन की बात है। हम इस्लामाबाद पहुंचते हैं, हमारा लॉन्ग मार्च है, और वहाँ सारे कायदीन के साथ बैठकर इस पे फैसला किया जाएगा। बेशक हमारा दिल हो कि हम स्पीकर के खिलाफ पहले लेके आए, लेकिन वो फैसला तो इत्तफाक़े राय से ही होना सूदमंद और फायदेमंद होगा। अभी आप इस चीज को क्लियरली नहीं बताना चाहते, लेकिन आपने ये बताया कि स्पीकर के खिलाफ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए अगर आप, तो वो आपको सूट करता है। दिस इज व्हाट यू सेड, लेकिन अभी आपने ये फैसला नहीं किया कि किसके खिलाफ पहले नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। दिलीप जी भी
it seems as if they are going against the speaker. पहले स्पीकर नेशनल असेंबली को टारगेट करना चाह रहे हैं. सो आर यू गाइज रेडी फॉर इट? शुक्रिया राना मुबश्शिर साहब. सबसे पहली बात तो ये है कि एक बिल्कुल एक फार्स और एक ड्रामा है. आप देखें कि असल में अदम एतमाद तो ये एक दूसरे पे रोज पास करते हैं. आप ये चेक करें कि पीडीएम से मुलाकातें हो रही हैं. पीडीएम ने कहा कि जी 48 घंटे में हम अदम एतमाद ला रहे हैं. अब तो मेरे ख्याल 60 घंटे हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ. हर दफा बाहर मिल के मुलाकातें होती है, मीटिंग खेला जाता है और उसके बाद बाहर निकलते हैं, मुंह लटके होते हैं और कहते हैं जी अगली मीटिंग में डिसाइड होगा. तो ये जो है ना सारा आनिया जानिया, ये फुर्तियां जो हैं, ये आपस में इनका तालमेल नहीं है. अब मौलाना ने इनको कहा कि जी आप जिसको कहते हैं आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आप हमारे साथ लॉन्ग मार्च करें. पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं हमने करना है. पीपल्स पार्टी ने इनको दावत दी कि हम लॉन्ग मार्च से इधर आ रहे हैं, इन्होंने इनकार कर दिया. तो अब ये भी है कि विद इन पार्टीज भी इशू है. नून लीग लंदन जो है, नून लीग लाहौर के साथ जो है वो एक तालमेल में नहीं है. जब वो जलसे पे जाते हैं तो मरियम नहीं जाती, जब मरियम बोलती है तो वो गायब हो जाते हैं. सो ये एक दो खानदानी मोरसी सियासत से ज़दा पार्टियां हैं जिसके अंदर सिर्फ जागीरें डिसाइड करनी है कि मैं होंगी, वजीर आजम कौन होगा. मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं जी मैं होऊंगा. वो कह रहे हैं वहां बैठे हुए जो भाग गए हैं वजीर आजम, वो कह रहे हैं जी मेरा छोटा भाई होगा. मतलब आप चेक करें कि इनका क्या लेवल है आपस में, अपने वर्कर्स पे और जिसको कहते हैं अपने आप पे. सबसे बड़ी बात तो ये कि इनका जो लीडर है पीएमएलएन का, वो तो पहले भाग चुका है. उसको इतना एतमाद नहीं है कि वो आके उसकी जान बचे. वो कह रहा है मेरी जान के लाले पड़े हुए, मेरी जान बहुत अजीज है, आपकी जान सस्ती है, आप जाएं मरे, मैं तो अपनी जान बचाने और अपना इलाज कराने वहां रहूंगा. तो जब सारा माहौल ये बना हो तो फिर बताएं क्या सीरियसनेस है. ओके, द क्वेश्चन इज कि क्या आप लोग आर यू गाइज प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग? आपके जो नंबर गेम है, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, यू नो. सो आपके पास नंबर्स पूरे हैं. जो क्वेश्चन मार्क उठ रहा है वो कोई तकरीबन 20 पीटीआई के लोगों पे उठ रहा है जिन्होंने प्रोबेबली रिपोर्टेडली उन्होंने राब्ते भी किए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताकि उन्हें टिकट मिल सके नए इलेक्शन में या उनको कोई ओहदे मिल सके अगर उन पर डिफेक्शन क्लॉज लग भी जाए तो. तो क्या आप लोग तैयार हैं इस सब चीज के लिए? और क्या आपके यू नो आप उनको समझते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि वो 15-20 लोग जो है पीटीआई के वो आपके साथ रहेंगे? देखिए मुबश्शिर, ये हर दफा की तो बात है. हमने कोई 3 बजट पेश किए, उसके बीच में फैटफ का बिल, उसके बीच में वोटिंग बिल्स, उसमें बेशुमार ज्वाइंट सेशन. ये हर दफा ये कहते हैं जी इनके 25 बंदे हमारे साथ हैं. एंड में क्या होता है, अपने 25 बंदे गायब होते हैं. हत्ता कि ये हुआ है कि इस दफा तो इनका लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट से गायब हो गया. वो कहता मुझे पता ही नहीं था क्या होना है. कुछ लोग कहने लगे हम सिगरेट पीने गए तो पीछे से हो गया. आप ये देखें स्टेट बैंक पे कितना बोलते हैं ये आके, अभी भी बहुत बोलेंगे. जब स्टेट बैंक का बिल पेश हुआ नेशनल असेंबली में, मैं वहां बैठी हुई थी, तो जरदारी साहब और बिलावल गायब हो गए और खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ गायब हो गए, सब भाग गए. तो इनके तो हर दफा कह के ये अपने 20 बंदे गायब हो जाते हैं, अब तो समेत लीडरों के. तो उसके बाद मुझे बताएं कि हम हर दफा एक बिगर मार्जिन से जीतते हैं. तो पहले तो जो आपस में अदम एतमाद है और वर्कर्स को अपने लीडर्स पे और लीडर्स को अपने वर्कर्स पे, वो तो पूरे करें. हम तो कह रहे हैं शेराया करना बंद कर दें. 48 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, मार्च, अप्रैल, मई, कुछ तो करें. ओके, चले आप कह रही हैं जी कुछ तो करें. जी जावेद अब्बासी साहब, इख्तलाफ है आप लोगों के अंदर से, यानी कि नून लीग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो परवेज इलाही साहब को नहीं बनाना चाहिए. सो ये इख्तलाफ क्यों और कैसे हल हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता? एक छोटी सी ब्रेक के बाद. सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब की सेहत ठीक है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت بہتر ہے جی انشاءاللہ. بہتر ہے. کیا ہو گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. شہباز شریف صاحب کو کیا گیا تھا؟ بس طبیعت ذرا خراب تھی, سنبھل گئی ہے, ٹھیک ہے بس اللہ کے فضل سے. اچھا چلیں. اچھا میں جاننا یہ چاہوں گا کہ ایک ابھی سے آپ لوگوں کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کے اندر, اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوں گے, اور چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر سے ہی, یعنی کہ نون لیگ کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی کہ 7 سیٹوں کے جو پارٹی ہے اس میں سے چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب نہیں بنانا چاہیے. کیوں؟ وائی ناٹ؟ پہلے بھی تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جب میاں نواز شریف صاحب باہر گئے ہوئے تھے, میں مشرف دور کی بات کر رہا ہوں, تو اس وقت بھی کمٹمنٹ کی گئی تھی چودھری برادران کے ساتھ کہ ان کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جائے گا once the نون لیگ از in power once again, لیکن ایسا ہوا نہیں تھا. دیکھیں یہ جب کوئی اینکر کسی پروگرام میں سوال کرتا ہے تو اس کے جواب میں یہ بات کی جا سکتی ہے. ابھی کوئی کیا مطلب؟ جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ نے حوالہ وہ دیا ہے کہ آپ نے جو شاہد خاقان صاحب نے رات کو ایک کسی ٹی وی پروگرام میں یہ بات کہی تھی. جی یہ کہ اس کا جواب تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ اگر پنجاب میں تبدیلی لائیں گے کون ہونا چاہیے. ابھی پنجاب کے معاملے میں ڈسکشن اس لیے نہیں ہے, ابھی پنجاب میں کوئی چیز ایسی سامنے آئی نہیں ہے. یہ ایک ڈسکشن تھی کہ اگر مرکز میں لائی جائے اس کے بعد پنجاب میں لائی جائے تو پھر کون ہونا چاہیے. وہ سٹیج ابھی آیا نہیں ہے, ابھی اس پہ ڈسکشن نہیں ہے. ابھی ہمارے رابطے ہیں سب سے, اور نہ ہی قومی مسلم لیگ نے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہے اور نہ ہی ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ کو ہونا چاہیے. یہ ایک ڈسکشن ہے, ڈسکشن پوائنٹس ہیں, اس پہ بات چیت تو ہوتی رہتی ہے. اس پہ باضابطہ نہ تو ہماری بات جماعت میں بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. ایک صرف یہ کہا گیا کہ اگر یہ ہٹائے, اگر پنجاب کے چیف منسٹر میں ابھی تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف عدم اعتماد کی بات ہے, وہاں عدم اعتماد لایا جائے تو پھر کون ہوگا؟ وہ جب سٹیج آئے گا لیڈرشپ بیٹھ کر ڈسکس کرے گی اور فائنلائز کرے گی. لیکن اگر ڈسکشن کی بات کی جائے جاوید عباسی صاحب, تو اس ڈسکشن میں یہ پوائنٹ تو ریز ہوا نا کہ 5-7 سیٹ کے جو لوگ ہیں ان کو چیف منسٹری نہیں دینی چاہیے پنجاب کی. لیکن یہ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ ایک رائے ہے, یہ ڈسکشن ہے, یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. لیکن جب لیڈرشپ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے گی, ابھی چونکہ پنجاب کے معاملے میں کوئی ڈیبیٹ بھی اس طرف جا نہیں رہا. ابھی گلداد صاحب کے خلاف کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ابھی یہاں ڈسکشن نہیں ہو رہا. ابھی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے تو وہ مرکز میں ہے, اس لیے اس میں ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے, اپنی رائے ہو سکتی ہے. لیڈرشپ جو بھی فیصلہ کرے گی, اور یہ باقی جماعتوں کی لیڈرشپ کو بھی اعتماد میں لے کے فیصلہ کریں گے, جو حکومت کے عادی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر فیصلہ کریں گے, اور اس وقت بیسٹ سیناریو میں جو بھی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی وہ سب کے لیے قابل قبول ہو. اوکے حسن مرتضیٰ صاحب, اوور ٹو یو. بات سمجھنا چاہ رہے ہیں ہم سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا رائٹ ہے, اپوزیشن کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ جناب ایک پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف بھی لا سکتے ہیں آپ لوگ نو کانفیڈنس موو, آپ کے رائٹ ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, اس کو آرگومنٹ ہی نہیں ہے. واٹ آفٹر دیٹ؟ کیا آپ لوگ اور پیپلز یعنی کہ نون لیگ بھی آپ کے ساتھ ایک پیج پہ آ گئی ہے؟ آپ لوگ شاید آج سے کچھ دن پہلے تک آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ فوری طور پہ الیکشنز نہ ہوں, اور زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے ریفارمز لے کے آئیں, الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں, پھر الیکشنز کی طرف جائیں. بٹ نون لیگ یہ چاہ رہی تھی کہ امیڈیٹلی الیکشنز جو ہے نئے کرائے جائیں, فریش الیکشنز کرائے جائیں. سو ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں رانا صاحب, یہ بات کی باتیں ہیں. اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ملک کو کسی طریقے سے ان کے نرغے سے نکالا جائے. آپ نے ان کی گھبراہٹ بھی دیکھی ہوگی, ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو ان سے ہمیں پتہ چلتی ہیں جی, جو ہم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے, یہ وہ کچھ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, کوئی ان کو پریشانی نہیں ہے, ان کے نمبرز پورے ہیں, تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں اتنی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں نے نکل کے یہ کہہ دیا, نون نے یہ کر دیا, پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا. اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ گھبراہٹ کے عالم میں ہے. ان پہ ایک پی ڈی ایم کا, پیپلز پارٹی کا ایک ایسا نا
फोबिया हो गया है, आप कह लें। ये सोते में भी यही ख्वाब देखते रहते हैं कि ये आपस में लड़ पड़े हैं, इनका आपस में इत्तेफाक नहीं, ये अदम एतमाद एक दूसरे पे कर रहे हैं, ये इनका आलम है। अब जहां तक ताल्लुक है आपके सवाल का, वो तो जब नो कॉन्फिडेंस होगा उसके बाद हमारा होमवर्क मुकम्मल है, हम उस वक्त अनाउंस करेंगे, उस वक्त सारी क़यादत मौजूद होगी, प्रेस के सामने बैठेंगे और वहां बताएंगे कि हमारा ये उम्मीदवार है फलां सीट जिससे हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या जो नो कॉन्फिडेंस की सूरत में खाली होगी। तो लेकिन इतना मैं जरूर अर्ज कर दूं कि किसी पार्टी को भी इस वक्त ये कोई इक़्तिदार का लालच नहीं है, ये वक्त है मुल्क बचाने का। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि इस अजाब से लोगों की जान छुड़वाई जाए। अगर ये बात करें अजाब का मतलब तो ये है कि जनाब आप ये कह रहे हैं कि महंगाई है बहुत, प्रोबेबली इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर इस चीज को आप इंडिकेट कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, महंगाई है, बहुत है और पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आफ्टर द कोविड सारी स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज को भी हिट किया है इस कोविड की वजह से इश्यूज में। बट देन अगेन आप लोग, कोई भी आ जाता है, नून लीग आ जाती है, आपका राइट है, आप आ सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं, नून लीग वाले बना सकते हैं, पीपल्स पार्टी बना सकती है, मौलाना साहब के साथ मिलकर आप लोग हुकूमत बना सकते, सब मिलकर बना सकते हैं। एक मिनट के लिए हमने सोच लिया कि जनाब आप लोगों ने इमरान खान साहब को घर भेज दिया, रिलीफ क्या देंगे अवाम को और कब देंगे और कैसे देंगे? अब्बासी साहब से पहले पूछ लो, फिर मुर्तजा साहब आपकी तरफ आते हो। अब्बासी साहब। राना साहब देखें, इस काफी सारे प्रोग्राम में ये बातें डिस्कशन हो चुकी हैं। अवाम को रिलीफ, ये IMF की टीम बैठी हुई है, ये वो लोग बैठे हुए हैं जो किसी और के इशारे पर रोज महंगाई कर रहे हैं, और इनके पास अपनी कोई टीम ही नहीं है जो माशी बुरान से निकाल सकी हो, जो माशियत को समझ सकती हो, जिन्होंने अभी तक कोई राइट डायरेक्शन में एक राइट स्टेप उठाया हो। जितने भी वादे आज तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किए, कोई एक भी पूरा नहीं कर सके। तो आप ये कह रहे हैं कि IMF से आप लोग छुटकारा हासिल कर लेंगे? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं आपको मुझे बात करने दे। हम उनकी आज डायरेक्शन नहीं मानेंगे, हम वो बात करेंगे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो, हम वो बात करेंगे जो इस मुल्क के गरीब लोगों के इंटरेस्ट में हो, हम वो काम करेंगे और उनको ये समझाएंगे, उनको बताएंगे कि आपने सख्त कंडीशन जरूर डाल दी इस हुकूमत की, ना इसकी जो परफॉर्मेंस बेहतर ना होने की वजह से, माशी डिसिप्लिन ना कायम करने की वजह से इस मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा आ गई है। उनके कहने पर उनकी सारे इशारों पर बात नहीं मानी जा सकती, जो बहुत सारे इन्होंने चीजें मानी है जो कोई भी हुकूमत आकर नहीं मानेगी। लिहाजा नहीं, जो बहुत जरूरी बात समझने वाली है, हमारे पास और पीपल्स पार्टी के पास बेस्ट टीमें हैं, मौजूद हैं, जिन लोगों ने पहले भी इस मुल्क को बुरान से निकाला है। तो वो टीमें जो आपके पास थी, जो टीमें बासी साहब आपके पास थी या पीपल्स पार्टी के पास थी, वो टीमें तो PTI की हुकूमत ने भी एक्सरसाइज किया उन लोगों को, उनको यहाँ पे फंक्शनल किया नहीं, हमारी किसी टीम को भी नहीं किया। वो एक आध वजीर जो थे, अब इन्होंने जो पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ वक्त के लिए आए थे। देखिए, मैं नहीं कह रहा, वजीर आजम पाकिस्तान ने बार बार कहा है, असद उमर को लाए, 1 साल रखा है, नाकाम हो गया, उसे निकाला और कहा है कि इसकी वजह से इस मुल्क की माशियत तबाह हो गई है। फिर हफीज शेख को लेके आए, उसको हटाया और कहा कि इसकी वजह से मुल्क की इकानमी तबाह हो गई है। फिर कुछ जमात अजहर को ले गए और अभी 3 साल में सारा मलबा डालेंगे। असल मसला यह है कि ये सारा वक्त लोगों को गाली देने में, लोगों को बड़ा बुरा कहने में, लोगों के ऊपर केसेस बनाने में लगे। इन्होंने अभी तक बैठकर इस मुल्क की इकानमी और लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। गॉट योर पॉइंट। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम प्रोग्राम को यहीं से आगे लेके चलेंगे। कुछ सवालात हैं, सवालात कुछ इतने हैं कि वक्त कम पड़ रहा है, लेकिन देन अगेन मैं सवालात कोशिश करूंगा जितने समाप्त कर सकूं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अंजलि बीबी, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस थिंग? IMF की जो शराइत है उनको नरम करने की बात कर रही है नून लीग, उस पे आर्गू करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक सवाल का जवाब भी आपसे चाहिए। क्या जहांगीर तरीन साहब के जो लोग हैं, जो जहांगीर तरीन साहब PTI में लोग लेकर आए थे,
ایک تو وہ بتا دیں گے جہانگیر ترین صاحب کی صحت کیسی ہے، نمبر 1، نمبر 2 کیا جہانگیر ترین صاحب عنقریب واپس آ رہے ہیں نو کانفیڈنس موو سے پہلے، اور ان کے جو لوگ تھے جن کی وجہ سے پی ٹی آئی میں لوگ شامل ہوئے تھے، کیا وہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے جی؟ مبشر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف پہ تو یہ بیچارے خود کنفیوزڈ ہیں. آپ دیکھیں خاقان عباسی نے کیا سٹیٹمنٹ دی. پہلے اس نے کہا جی آئی ایم ایف کے کہنے پہ انہوں نے ہر صورت آئل کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر کریں گے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آئی ایم ایف یہ جو پرائسز اوپر نہیں کریں گے تو لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا اور پھر وہ خرچیں گے تو پھر مہنگائی اور ہو جائے گی تو پھر آئی ایم ایف اور ٹیکس لگائے گی. مطلب یہ تو امیجن کریں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور یہ ان کی جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹیمیں ہیں، بالکل ان کے پاس ٹیمیں ہیں، تجربہ کار ہے، بالکل تجربہ کار ہے، ملک کو لوٹنے کا 40 سال کا تجربہ ہے، ملک کو بینکرپٹ کرنے کا 40 سال کا تجربہ ہے، ملک کو باہر اپنے پیسے لے جا کے اپنے فلیٹس بنانے کا تجربہ ہے. یہ ملک ہمیں 18 جون 2018 کو دکھا رہا ہے کہ جی یہ موڈیز نے کہا جی یہ 2 مہینے کے ریزروز رہ گئے ہیں آپ کو، یہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اور اس کو نیگیٹو اور انسٹیبل قرار دیا. اس کو ہم سٹیبلٹی پہ گروتھ پہ لے کے آئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی جو اپنی موڈی سے پہلے والی بات کر لیں، اگر آپ لکھی ہوئی ہے ان کے اپنے لکھے ہوئے ہیں، موڈی سے آپ دیکھیں ایکسپورٹ کا بیڑا غرق کر دیا. اس وقت آل ٹائم ہائی ایکسپورٹس ہیں، اس وقت آل ٹائم ہائی گروتھ ریٹ ہے. میرا کوشچن ہے یہاں پہ کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے ملک لوٹا نون لیگ والوں نے اور پیسے یہاں سے لے کے چلے گئے. اوکے، آپ کی بات مان لی، سمجھ گئے، لیکن دا پوائنٹ از اکاؤنٹیبلٹی آپ لوگوں نے کرنی تھی. آپ لوگ ہیں گورنمنٹ میں ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا ریزلٹ کیا نکلا؟ پلیز وہ ایکسپلین کر دیجئے، پھر ہم موڈیز کی بھی بات کریں، جو مرضی بات کیجئے، آپ جاری رکھیں. اندلی بی بی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ ڈیل کر کے اور اپنے آپ کو بچا لیتے تھے. اس دفعہ ایک کے اوپر مجرم، ابسکونڈر، اشتہاری، ہر چیزیں ان کی اور ان کی فیملی پہ، بڑے چھوٹے میاں پہ لگ چکی ہیں. ہاں، میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ یہ جو لاز بنے ہوئے تھے جس پہ ہمارے ساتھ یہ مل کے ہمیشہ واک آؤٹ کرتے تھے تاکہ یہ لا پاس نہ ہو، اس وجہ سے اس میں دیری آئی ہے. ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو پرانے جوڈیشری بیل اور یہ جو سٹے کے لاز ہیں، اس کے اوپر ہم نے، میرے ساتھ پروگرام میں رانا ثناء اللہ تھے، جب ہم نے کہا جی کہ 9 مہینے میں ہم چاہتے ہیں کہ جی ڈیسیشن آ جائے، تو انہوں نے کہا ہم کبھی نہیں آنے دیں گے یہ ڈیسیشن، کیونکہ یہ تو 20 سال سے بیلوں پہ ہے. یہ تو یہ جو کیسز ہیں 95% تو انہوں نے آپس میں کیے ہوئے تھے، جو نیب کے کیسز ہیں. لیکن یہ ہمیشہ بیلوں پہ ان کو دبا دیتے تھے. اب ہم ان کو باہر لے کے آئے ہیں اور ہم ان کو پایا تکمیل پہ اور انجام پہ پہنچائیں گے. اب فکر نہ کریں. چلے، جہانگیر ترین صاحب کا آپ جواب دے دیجئے. ان کے جو حامی لوگ تھے یا جو جہانگیر ترین صاحب لے کے آئے تھے پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر لوگ، ان کی بات بتا دیجئے. کیا وہ سٹک کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ when the no confidence move comes in؟ جی پچھلی دفعہ بھی، اس سے پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ کہا، اور ہمارا مارجن اس سے بھی بڑا ہو گیا. جہانگیر ترین صاحب از ناٹ ویل اینڈ پرائم منسٹر صاحب نے ان کی طبیعت بھی پوچھی ہے اور اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے. لیکن بہرحال وہ ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہیں اور یہ سارے لوگ ابھی بھی پی ٹی آئی کے لوئل ہیں. اختلاف رائے تو ہر جگہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گوٹ یور پوائنٹ. جی حسن مرتضیٰ صاحب، وائنڈنگ ریمارکس. آپ لوگوں سے میں نے سوال کیا تھا، نون لیگ اور آپ کے درمیان ایک تھوڑا سا تنازع تھا. نون لیگ امیڈیٹ الیکشن مانگتی ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے. آپ کی ڈیمانڈ لوگ یعنی کہ پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ پہلے الیکٹورل ریفارمز آئیں اور اس کے بعد الیکشن کرائے جائیں. آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا جی؟ میں دوبارہ ریپیٹ کروں یہ کوشچن. نہیں سر، مجھے آج یہ سمجھ گزارش یہ ہے جی کہ یہ 2 مختلف جماعتیں ہیں، 2 مختلف نظریات کی جماعتیں ہیں، 2 مختلف مینیفیسٹو لے کر چل رہی ہیں. یہ کس طرح ہو کہ یہاں پہ اختلاف رائے نہ ہو؟ وہ الیکشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز آئیں، تو الیکشن ریفارمز بھی ضروری ہیں، لیکن یہ چیزیں بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں.
हम ही 2 जमातों ने वो 18th अमेंडमेंट हम ही लेके आए ना जी। हम वो 100% ना करवा सके, लेकिन हमने काफी हद तक वहां हसन साहब व्हाट यू आर सेइंग इज हसन साहब व्हाट यू आर सेइंग इज कि इख्तिलाफ राय है, लेकिन क्योंकि मुख्तलिफ जमातें हैं उनके अंदर इख्तिलाफ राय हो सकता है, ऐसी बात है ना जी। मैं कह रहा हूँ जी कि ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है, कोई अनहोनी नहीं है। अच्छा ओके। लेकिन हम डायलॉग के जरिए हमने 18वीं तरमीम भी की ना। चले 18वीं तरमीम का इससे ताल्लुक नहीं है ना, नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी, नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद आप लोग यहाँ पे उसके बाद वो पीपल्स पार्टी कह रही है कि जनाब अब पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएं, उसके बाद इलेक्शंस कराएं, नून लीग कह रही है कि फौरी तौर पे इलेक्शंस कराएं। इसमें 18वीं तरमीम का क्या मसला है इसमें तो मुझे नहीं समझ। मैं 18th अमेंडमेंट ने एक मिसाल दी है अच्छा कि हमने वो भी तो अफाम व तफहीम से कर ली है जी। गॉट योर पॉइंट, और ये भी हम मामलात हल कर लेंगे जी। गॉट योर पॉइंट हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी। आप तीनों का चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। जाते जाते एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि नो कॉन्फिडेंस मूव लाने के लिए ऑपोजिशन तैयार है, कॉन्फिडेंट है कि जनाब उनके पास नंबर्स पूरे हैं। स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आते हैं पहले ऑपोजिशन वाले तो उनको सूट करता है, क्योंकि उसका तरीका कार डिफरेंट है और उसमें डिफेक्शन क्लॉज के भी लगने के चांसेस बहुत मिनिमम है और मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना भी, क्योंकि वो तरीका कार ऐसा है इलेक्शंस का, वोटिंग का, कि उसमें लोग आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर ये लेके आए प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव तो वो उनको सूट करता है और प्रॉब्लली इसी तरह चलेंगे। मुझे भी यही समझ आ रही है, मैं काफी अरसे से यही कह रहा हूँ कि पहले नो कॉन्फिडेंस मूव स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ लाना चाहेंगे ऑपोजिशन वाले, और इनको जरा पल्स भी पता चल जाएगी कि कैसी है और पार्लियामेंटेरियंस किस तरफ जा रहे हैं और इनको जरा उनको गेज करने में आसानी होगी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।